हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ सेट 5 के बारे में। यानी इससे पहले हम लोगों ने सेट 4 तक काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको कवर करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस सारे वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा होगा। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती तो वह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंची होती। तो आपको ये बताना है कि बस द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है, यानी कि उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश कीजिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो तरीका होता है। सबसे हम शॉर्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि दोनों चालों को आप मल्टीप्लाई करो। यानी कि यहाँ पे 80 और 90 दो चाल दिए गए। दोनों चालों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मल्टीप्लीकेशन हम क्या लिखते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दोनों में अगर देरी हो, यानी कि पहले कंडीशन में 10 मिनट देरी है, दूसरे कंडीशन में भी 8 मिनट की देरी हो रही है। तो जब दोनों इस टाइप का कंडीशन दिया रहता है, दोनों एक ही सेम टू यानी कि देरी हो या फिर दोनों में पहले हो, तो उस कंडीशन आपको घटाना पड़ता है। लेकिन दोनों में अगर अलग अलग रहता है, यानी कि पहले 10 मिनट की देरी से पहुंचता है और अगर चाल बढ़ाता है तो वो पहले ही पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या था कि एक तो 10 मिनट की देरी से पहुंचा था, अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो वो 8 मिनट की देरी से पहुंचा था। तो यानी कि दोनों में देरी ही हो रही है। तो जब दोनों एक कंडीशन हो तो आप वहाँ पे घटा करके लिखोगे। नीचे क्या लिखते हैं, दोनों चालों का अंतर, यानी कि 80 और 90 के बीच का अंतर 10 होगा। ये आपका मिनट में था तो मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बहुत ही करीब हम लोग आ चुके हैं। देखिए इसको हम कटाते हैं, 00 से 00 खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ये कितना हो गया, 9 8 72 और ये आपका हो जाए 6, यानी कि टोटल कटाएंगे तो 12 छक्के 72, 12 से कट जाता है। ऊपर में आपके पास क्या बचा 12 और यहाँ पे आपका 2, यानी कि 24 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर, सॉरी आंसर नहीं हुआ, ये दूरी हो गई। ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी थी। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो 24 किलोमीटर आ रहा है, ये 24 किलोमीटर क्या है, जो व्यक्ति 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की चाल से वहाँ पे जहाँ पे वो जाना चाहता था वहाँ से उन दोनों के बीच की दूरी थी। ये तो 24 किलोमीटर, अगर आपसे डायरेक्ट दूरी पूछ जाता तो आपका राइट आंसर 24 हो जाता है। लेकिन आपसे टाइम पूछा गया था, एग्जैक्ट टाइम। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हम लोगों ने पता कर लिया 24 है। अब यहाँ पे आप 80 पे भी बना सकते हैं, 90 पे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं 80 पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने चाल रखा 80 के चाल से अगर चलता तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ऊपर आपका किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर से किलोमीटर तो खत्म होगा, लेकिन नीचे आपका घंटा है। तो घंटा को हम क्या करते हैं कि मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, क्योंकि आपका आंसर जो दिया गया वो 60 यानी कि सॉरी मिनट में दिया गया। तो ये तो है कि एग्जैक्ट मिनट है, लेकिन उसको अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 10 मिनट की उसको देरी हो रही थी, तो हम यहाँ पे 10 घटा लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ पे 8 3 24 यानी कि 6 18 में से अगर हम 10 को घटा लेते तो 8 मिनट करेक्ट आ जाता है। ठीक है, 8 मिनट। अगर आप सोच रहे हो कि 90 बनाते तो क्या होता, तो चलिए मैं आपको 90 पे बताता हूँ। तो 90 बनाते 24 तो ऊपर लिखेंगे टोटल दूरी और नीचे आपका जो कि चाल। अब इस चाल को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि दूरी बट्टे चाल हो गया, तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं 60 से गुना करके, और माइनस में यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा था तो उसको 8 मिनट की देरी हो रही थी। तो अब यहाँ पे मैं -8 कर लेता हूँ। देखिए अगर 30 से कटाते तो 30 दूना 60, 30 3 90 और ये आपका 8 तरीके 24, 8 दूना 16 और 16 में से 8 जाएगा तो 8 मिनट फिर से आपका आ जाता है। यानी कि आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे किस तरह से बनाया जाता है। ये बहुत लॉजिकली चीज़ होती है, आप इसको समझ के रखिएगा कि दोनों चालों को गुना में करके यहाँ पे पहले और दोनों, अगर एक कंडीशन दिया रहता है, अगर पहले पहले बात कही जा रही है तो ये मैं लिख देता हूँ, अगर पहले और पहले दोनों में पहले पहुँच जाता है तो भी हम माइनस करेंगे, देरी देरी से पहुँचता है तो भी माइनस करेंगे। लेकिन जब दोनों में अलग अलग हो, यानी कि अगर एक देरी कह रहा हो और एक पहले पहुँच जाता तो उस कंडीशन हम दोनों को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नीचे दोनों चालों का अंतर, और हम लोग यहाँ 60 किस लिए करते हैं, ये आपका जो कि मिनट में, इसको घंटा में चेंज करने के लिए किलोमीटर में हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि AB का अनुपात दिया गया 1/2 अनुपात 3 अनुपात 3/4।
सबसे पहले इस अनुपात को हम काफ़ी अच्छे तरीके से तोड़ लेते हैं। देखिए ए अनुपात अगर हम बी लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4:3। कैसे, तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ ताकि आप बाद में काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हो। कुछ इस तरह से लिखा गया यहाँ पे 3:8 इस ना का, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अब इसको कर देंगे तो 4:3, यानी कि हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, अब आपके पास कुछ क्या लिखा गया, बी अनुपात सी का जो रेशियो दिया गया वो क्या लिखा गया, 1:3 का अनुपात है 5/9 के साथ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 3:5 लिख सकते हैं, फिर से उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब बात करते हैं सी अनुपात डी का। तो सी अनुपात डी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, 5:6 और यहाँ पे 3:4। तो इसको आप देखो कटाओगे तो क्या होगा, इसको हम कटा कर लेंगे तो आपका 2 से 2 और ये आपका 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10:9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी तो सेम हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। ए बी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी 3 हो गया और सी आपका 5 रहता है। ए बी सी का रेशियो हो गया, लेकिन सी में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे, क्योंकि सी को हमें बराबर करना है। तो सी को बराबर करने के लिए या तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 5 दूना 10 आ जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, इसमें फिर गुना करेंगे, इसमें और सभी में गुना करके बना सकते थे। तो हम यहाँ पे इजी देख रहे हैं कि अगर 5 में 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका 10 आ जाता है, तो हम चलो इसको गुना कर रहे थे। तो ये जो गुना होता है वो सभी में गुना होता है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूना 10, क्योंकि अब ये 10 दोनों रेशियो बराबर हो गया सी का, अब ये 10 हो गया और यहाँ पे आपका 9 के 9 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं आपका ऑप्शंस नंबर, जो कि बी काफ़ी अच्छे तरीके से राइट आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने समझ लिया होगा किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले आपको रेशियो को बराबर करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अलजेब्रा से लिया गया और मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बनाइए बहुत ही कम समय में। ठीक है, विदिन 10 सेकेंड में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कितने लोग करते हैं नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप में से कितने लोग इसको 10 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं और कितने लोगों ने इसको किया है। बराबर में 4 आपसे पूछा गया, तो आपको वैल्यू निकालनी है a² + b² की। बताइए कितने लोगों ने अब तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लिया है कोई? चलिए देखते हैं कैसे करना है। अगर आपने कोई और मेथड यूज़ किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व किया जा सकता था, आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। कैसे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a² + b² + 1/a² + 1/² बराबर में 4 लिखा गया। तो अगर मैं डायरेक्ट अगर बोल दूँ a और b की वैल्यू आप दोनों का 1 पुट करके देख लो, यानी कि यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 1/1 1 होगा, 1/1 1 2 3 4 ये आपका 4 आ जाता है, यानी कि दोनों तरफ आपका 4 इक्वल आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब दोनों इक्वल आ ही जा रहा है तो आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी कि 2 आ जाता है। बिल्कुल आपको समय नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इस टाइप से किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने किसी और तरीके से किया तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5x + 1/x = 10 के बराबर लिखा गया। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 5x + 1/x = 10 के बराबर लिखा गया और हमसे क्या पूछा गया कि x² + 1/25 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऊपर में 5x² है, लेकिन नीचे में हमसे पूछा गया 25x²। तो ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। जब आपको उल्टा लगता है तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं, तो देखिए इसी को लेकर के सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नीचे 5 लाना था, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम 1/5 से अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे हम समझेंगे कि किससे भाग देना, आप इसलिए इसको फाइंड आउट कर सकते हो कैसे। यहाँ पे जो भी चीज़ रहता है उसको आप भाग कर दो इसके साथ, यानी कि यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे आप जहाँ पे जो डिजिट रहता है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, आप बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे जो भी चीज़ रहता है इससे आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 1 है तो मैं 1/5 से दोनों तरफ क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों तरफ मैं कर रहा हूँ तो 1/5 दोनों तरफ है। अगर मैं दोनों को हटा दूंगा तो पॉसिबल वही चीज़ आएगा जो पहले से था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 दूना 10 आपका ये हो जाता है। अब यहाँ पे दिखेगा, इसको कटाएंगे तो x आ जाता है, लेकिन इसमें गुना करेंगे तो नीचे में आपका 5x आ जाता है बराबर में 2। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये पॉसिबल हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² और प्लस में 2
2ab 2ab हो जाता है। चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ 2ab, और राइट साइड में आपका क्या होगा 2 दूना 4। ठीक है, x तो खत्म ही होगा, ये आपका हम लोग इसको ज्यों का त्यों छोड़ करके चलते हैं 25x²। अब यहाँ पे x खत्म होगा तो ध्यान दीजिएगा राइट साइड में आपका क्या आ जाएगा 4 में से क्या होगा 2/5, यानी कि 5 का 20 में से 2 घटेगा तो 18/5, और 18/5 का मतलब 3 सही 3/5। ठीक है, 5 तिहाई 15 3 18, यानी करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा यहाँ पे किस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज ABC साइन A बराबर कॉस B हो तो कॉस C का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा गया, एक त्रिभुज दिया गया जिसमें साइन A की जो वैल्यू लिखी गई है वो कॉस B के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं या फिर कॉस साइन को कॉस के रूप में बदल देते हैं। तो हम यहाँ पे इजी होगा कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए साइन A को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि 90 माइनस थीटा कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा आ जाता है और फिर से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर साइन खत्म होगा तो आपके पास क्या आएगा A = 90 माइनस B, और A प्लस B की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 90 के बराबर है, 90 डिग्री आ जाता है। तो एक चीज़ मुझे आप बताइएगा कि एक त्रिभुज दिया गया था तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। जब दो कोण आपका 90 के बराबर तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरा कोण डेफिनेटली 90 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि आपसे पूछा गया कि जो कि कॉस C की वैल्यू, तो कॉस C की वैल्यू यानी कि कॉस 90 की वैल्यू आपसे पूछ जा रही है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शंस नंबर हम C को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि R और S की आयु का अनुपात 11:17 दिया गया। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए R और S नाम के दो व्यक्ति हैं और इनके जो आयु का अनुपात दिया गया 11:17 है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 11 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 11 साल पहले अगर उनकी आयु का अनुपात हम देखें तो यहाँ पे 11:20। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अगर हम अंतर देखें तो क्या है 6 का अंतर, लेकिन इन दोनों का अंतर 9 का अंतर है। जब दोनों अंतर बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन हम बराबर करते हैं, इसका जो अंतर होता है उसमें आप गुना कर लो, ऊपर वाले के अंतर को नीचे में गुना कर लो। 6 का अंतर था ना, 6 से गुना किया। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 11×9 = 99 हो जाएगा और 17×9 कितना होता है 153। ठीक है, ये हो जाता है। 11×6 कितना होता है 66 और यहाँ पे करेंगे तो 20×6 = 120। अब इन दोनों का अंतर हम देख सकते हैं कि काफ़ी इजी तरीके से हो जाता है। देखिए इन दोनों में 54 का अंतर है, इन दोनों में भी 54 का अंतर है। तो जब दोनों बराबर हो जाए तो अब जब दोनों बराबर हो जाता है तो अब वहाँ पे हम यूनिट का अंतर देखते हैं, यानी कि ये आपका प्रेजेंट की बात थी और ये हमारा जो कि अब 11 साल पहले की थी। तो अब इन दोनों का अंतर देखिए 99 से 66 यानी कि 33 यूनिट का अंतर हमारे कितना है 33 यूनिट किसके बराबर होगा 11 साल के, यानी कि 0 से अगर हम 11 साल पहले जाते हैं तो 11 साल के बराबर होता है 11 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपको होगी 1/3 के बराबर है। ठीक है, 1/3। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि R की वर्तमान आयु, यानी कि R आपका पहला और हम लोगों ने अब R की वैल्यू इसको माना है। तो R की वर्तमान आयु अगर हम निकालें तो क्या कर सकते हैं कि 99 को 1/3, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 था तो 99 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 33। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। R की जो इस आयु थी वो प्रेजेंट में कितनी थी, वो 33 वर्ष थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसलिए निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ABC क्रमशः कोई कार्य को, A जो कार्य को 6 दिन में करता है, 6 घंटे में कर रहा है। ठीक है, 6 घंटे में। B उसी कार्य को 8 घंटे में करता है, C उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम देखते हैं। 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा आपको होगी 24। ठीक है, 24 हो जाता है। 6 चौका 24, 8 तरीके 24 और 12 दूना 24। अब यहाँ पे हम आगे रुकते हैं और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया था, एक साथ काम करना शुरू किया था और 1 घंटे के बाद, यानी कि पहले तो उन्होंने काम स्टार्ट किया साथ में, तो 4 3 7 और 2 9 काम इन्होंने खत्म किया। तो मैं यहाँ पे 9 खत्म कर लेता हूँ। अब हमारे पास 15 कार्य बचा है। 15 कार्य के बाद क्या होता है कि 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे तक इन्होंने मिलकर के कार्य किया था, तो 9 एकम 9, मैंने यहाँ पे 9 घटा। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बी काम छोड़ देता है, यानी कि बी काम खत्म कर देता हूँ। अब हमारे पास बचे कौन लोग हैं 4 और 2 6, तो 6 यहाँ पे बचे। तो अब इनको हम लोग ए और सी को कराएंगे। तो 4 और 2 6 से मैंने भाग किया।
अब ये कार्य करेंगे तो 3 दूना 6 और 5 यही 15, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 कह सकते हैं। तो 2 सही 1/2 घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी होता है। सबसे पहले तीनों को आप निकाल लीजिए, तीनों के, और जितने दिन कह रहा है यानी कि 1 घंटे के बाद छोड़ रहा था तो 1 घंटे इन्होंने सब मिलकर के कार्य किया होगा, इसलिए 1 से मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे घटा लिया कि 24 कार्य में से 9 काम तो खत्म हो गया था, अब 15 काम बचा था। तो 15 काम को कौन करेगा, तो बी तो खत्म हो जाता है, तो ए और सी दोनों मिलकर के करेंगे, तो 4 और 2 6 को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा गया, यानी कि हाफ ईयरली यहाँ पे बात की जा रही है। तो 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। इसको करने के लिए बहुत आप वही तो फार्मूला यूज़ करोगे जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। 2 वर्ष की जब बात की जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हाफ ईयरली की बात की जाती है। ठीक है, हाफ ईयरली की बात कही जा रही है, और हाफ ईयरली में क्या होता है कि जो आपका टी होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि 1 वर्ष की बात की जाती है तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे, 2 वर्ष। ठीक है, जब रेट 10% है तो रेट में क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर ले तो आपका रेट यहाँ पे 5% आ जाएगा, यानी कि समय 2 साल और रेट आपका 5%। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सीआई निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए एक बहुत ही स्पेशल तरीका होता है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो पी लिखने के बाद यहाँ पे क्या कहता है कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रेट पे हमें काम करना होता है। तो जब 2 वर्ष की बात की जा रही हो और रेट आपके पास कुछ इस तरह से लिखा गया, तो सबसे पहले आप रेट को 2 से गुना कर ले, 5 दूना 10, और एक पॉइंट बैठा करके 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 25%, ये हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। पी हमारे पास कितना गया था, 10,000 रुपये दिया गया था। अब इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए मैं नीचे लिखूंगा 100, और ऊपर में 2 पॉइंट था, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डबल अंक है तो यहाँ पे एक और डबल ज़ीरो लगा दूंगा। तो ऊपर में 4 जीरो से नीचे 4 जीरो खत्म, तो 10-25 करेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको फार्मूले के थ्रू करना चाहोगे तो जैसे कि CI इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 का स्क्वायर करते और फिर से माइनस में 1 करते। अगर आप इस पर बनाओगे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये किस तरह से होता है मैं आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सब यहाँ पे सारा का सारा चीज़ खेल जो कि परसेंटेज पे होता है, यानी कि जो रेट दिया था उस पर। एक और मैं आपको समझाता हूँ, अगर रेट यहाँ पे 4% रहता तो क्या करते हैं, सब चीज़ यही रहता है, रेट 4% रहता तो क्या करते हैं, तो रेट में कुछ नहीं करना होता। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि 2 वर्ष होना चाहिए तो ही आप इस चीज़ को रूल यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 वर्ष होता तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, इसके लिए दूसरा मेथड होता है। तो 4% रहता तो क्या करते, सबसे पहले आप परसेंटेज जितना है उतना में 2 का स्क्वायर 2 से गुना कीजिए, यानी कि 4 दूना 8 लिखता मैं, और मैंने बोला कि 2 पॉइंट देने के बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि इतना लिख देते हैं। ठीक है, इतना। उस तरह से एक और मैं आपको समझाता हूँ, अगर 7% रहता तो क्या करते हैं, पहले तो 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, और उसके बाद स्क्वायर कर लेंगे 49। ठीक है, लेकिन अगर 10% होता तो क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे कर रहे हैं वही चीज़ करेंगे। 10% होता तो 10 दूना 20 करते और पॉइंट देते और 10 का स्क्वायर करते तो 100 आता। लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक आएगा तो आपको क्या करना है कि 1 अंक इधर घटा देना और ये आपका 21% हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। एक मैं आपको और छोटा सा समझाता हूँ, अगर 3% रहता तो क्या करते, तो बस वही सी बात है, 3% रहता तो 3 दूना 6 करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि 9, यानी कि 6.9% लिखते हैं। यहाँ पे जो मैंने किया बस यही रूल यूज़ किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा, चाहे आप इस तरह से बनाइए चाहे आप इस तरह से बनाइए, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि x³ माइनस y³ लिखा गया, बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिएगा x³ माइनस में y³ का रेशियो जो दिया गया वो किसके साथ है, x² प्लस में xy प्लस में y² के साथ 5:1 लिखा गया था। अगर मैं इसको बोलूं कि आप डायरेक्ट x माइनस वाई बराबर 5 लिख दीजिए तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि AQ माइनस BQ का फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी। इसको मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला भी यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए AQ माइनस BQ का फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी इंटू A² प्लस में AB प्लस में BA², ये फार्मूला होता है। अगर मैं ऊपर में इतने के जगह पे इतना रखता तो ऊपर और नीचे दोनों खत्म हो गया, यानी कि A माइनस बी बचा, तो वही मैंने लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 5। दूसरा कंडीशन ध्यान दें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x² माइनस में y² की जो रेशियो दिया गया x माइनस वाई के साथ, तो 7:1 है।
तो यहाँ पे करेंगे तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी खत्म होगा तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 7, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, और आपके पास एक समीकरण ये आता है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, x बराबर 6। जब x बराबर 6 आता है तो y बराबर हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 1 आएगी। किसी भी समीकरण में आप पुट करके इक्वेशन में रख करके निकाल सकते हो, ये आपका आ जाता है। लेकिन आपके पास पूछा क्या गया है कि 2x रेशियो में पूछा गया कि 3y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। 6 और रेशियो में 3:1, तो 3 दूना 6 आता है, यानी कि 4:1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लकड़ी के गोले की त्रिज्या 6√3 सेंटीमीटर है, तो गोले के काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक गोल आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा था और इसकी जो त्रिज्या दी गई थी, हम वो मान के चलते हैं कि त्रिज्या कितनी है, 6√3। ठीक है, 6√3 दी गई है। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि गोले के काटे के सबसे बड़े संभावित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इससे हम सबसे बड़े घन को क्या काट सकते हैं। तो अगर मैं मान करके चलता हूँ कि सबसे बड़ा जो घन होगा कुछ इस तरह से काटा जाएगा, सबसे बड़ा, इससे ज़्यादा तो बड़ा हम नहीं काट सकते इसमें से। तो इससे बड़ा अगर हम काटेंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो वृत्त की त्रिज्या थी, अगर इसका व्यास बना ले तो वृत्त का व्यास, सॉरी वृत्त नहीं, यहाँ पे जो गोला दिया गया था, तो गोला का अगर हम व्यास देखें तो ये त्रिभुज जो घन था इसके लिए क्या बनता है, घन के लिए इसका विकर्ण हो जाता। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो भुजा निकाल लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे पास त्रिज्या देखा था 6√3, तो डायमीटर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 12√3, क्योंकि 2 से आप गुना कर लोगे तो टोटल निकल जाता है। इतना का 6√3 था, तो ये टोटल आपका 12√3 है। तो ये टोटल 12√3 है, यानी कि आपका ये टोटल विकर्ण हो गया। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, आपको पता है कि विकर्ण इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने साइड होता है। ठीक है, √3 गुने साइड। तो विकर्ण की जगह पे हम 12√3 रखते हैं और √3 से आपका √3 खत्म होगा, साइड की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि √3 से √3 खत्म, साइड यानी कि आप कह सकते हो साइड की वैल्यू 12। अब ये 12 आने का मतलब क्या है कि आपको निकालना क्या था, इसका एरिया। तो टोटल एरिया इसका कितना होता है, जो कि 6 गुने साइड का स्क्वायर। तो 6 रखते हैं और ए के जगह पे 12 रखेंगे, 12 12 144, और 144 करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 6 के 84, यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर सकते हैं, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे यहाँ पे हम लोगों ने कितना ईजी इसको सॉल्व किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 30 और 36 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़ देता है। हमें ये नहीं पता है कि ए जो है वो कितने दिनों के बाद छोड़ देता है। तो हम ये मानते हैं कि दोनों ने स्टार्टिंग जो किया होगा वो x दिन में किया होगा। ठीक है, बी भी मानते हैं कि वो x दिन तो करते हैं, दोनों मिलकर के साथ कर रहे होंगे, तो x दिन उन्होंने किया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ए मानते हैं कि ए जो है कुछ इस तरह से, और बी जो होगा आगे क्या कह रहा है कि ए के छोड़ने के बाद बी ने 25 दिन शेष काम किया, यानी कि ये 25 दिन इसका कार्य कर रहा होगा, ये आपका बी, और टोटल कार्य ए के बराबर है। एक्स के जगह पे हमें नहीं पता है कि टोटल कितने दिन कार्य हुआ था। ए जो है वो 30 दिन में कर सकता था। बी की अगर बात करें तो बी टोटल इस कार्य को कितने दिन में कर सकता था, 36 दिन में एक के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 180 के बराबर। तो मैं 180 लिख लेता हूँ। 30 छक्के 180 यानी कि 6x हो जाता है। यहाँ पे प्लस का साइन दूंगा। 36 5 180 यानी कि ऊपर में गुना करेंगे तो 5x प्लस में आपका 25 5 125, राइट साइड में 1 के बराबर। तो 11x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस में 125। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से घटाते हैं तो कितना निकलेगा, 55 निकल जाता है। और x की जो वैल्यू होगी वो 5 दिन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x ने एक 5 दिन तक कार्य करने के बाद उस कार्य को छोड़ा होगा। ठीक है, उसके पश्चात बी ने उस कार्य को 25 दिन किया और वो टोटल कार्य को कंप्लीट किया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के रोजाना मॉक टेस्ट को देने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।